हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिकल मशीन में नो लोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर को देखेंगे कि जब ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन में होता है तो उसके अंदर क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्या है कि ट्रांसफार्मर अगर नो लोड कंडीशन में होता है, एक तो आपको पता है कि अगर आइडियल कंडीशन है तो ट्रांसफार्मर की जो परमेबिलिटी होती है वो इनफाइनाइट होती है। मतलब क्या है कि परमेबिलिटी अगर इनफाइनाइट है तो वहाँ पर कोई भी हमें ईएमएफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना तो एक्स्ट्रा मैग्नेटाइजिंग करंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस समय आइडियल कंडीशन में मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो होती है। जब मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो होगा तो मैग्नेट मोटिव फोर्स एमएमएफ का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमें जीरो रिक्वायरमेंट होती है किसकी, एमएमएफ की, और जीरो रिक्वायरमेंट होती है मैग्नेटाइजिंग करंट की। क्यों? क्योंकि परमेबिलिटी क्या है, हमारी इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इस वजह से तो वहाँ पर परमेबिलिटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, इनफाइनाइट है, तो आइडियल का केस हो गया। लेकिन अगर आइडियल नहीं है तब भी हमारी परमेबिलिटी इनफाइनाइट नहीं होगी, तब हमारी परमेबिलिटी इनफाइनाइट नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमारी जो परमेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होगी। ट्रांसफार्मर के अंदर जो हमारी कोर यूज की जाती है वो सीआरजीओ की क्या की जाती है, ज़्यादातर यूज की जाती है बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में। तो सीआरजीओ की परमेबिलिटी जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। तो परमेबिलिटी हाई होने, देखिए जब उधर परमेबिलिटी क्या थी, इनफाइनाइट थी, तो मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो की रिक्वायरमेंट होती थी, अर्थात जीरो एमएमएफ की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर परमेबिलिटी इनफाइनाइट नहीं है, लेकिन फिर भी परमेबिलिटी हमारी बहुत ही ज़्यादा है, मैक्सिमम है, अधिक बहुत ज़्यादा परमेबिलिटी है। तो इस कंडीशन में मैग्नेटाइजिंग करंट की ज़रूरत हमें पड़ेगी, लेकिन बहुत कम मैग्नेटाइजिंग करंट की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारी परमेबिलिटी कोर की क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो बहुत कम ही करंट पे उतना मैग्नेटिक फ्लक्स, एक रेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा, जितने की हमको क्या पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि देखिए, अब यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में परमेबिलिटी का मान क्या होता है, फाइनाइट होता है, मतलब कुछ होता है। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनाइट होती है, इसलिए यस बराबर यल बाई म्यू इंटू ए। यस क्या है, रिलक्टेंस है, यल क्या है, मैग्नेटिक सर्किट की लंबाई है, और ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मैग्नेटिक सर्किट है, और म्यू क्या है, परमेबिलिटी है। तो अब देखिए, अगर परमेबिलिटी कुछ है तो देखिए, परमेबिलिटी अगर इनफाइनाइट होगी तो यस का मान क्या हो जाता, जीरो हो जाता। यहाँ पर देखिए, अगर म्यू का मान इनफाइनाइट रख देंगे तो यस का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन परमेबिलिटी का मान अब इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। वो तो आइडियल ट्रांसफार्मर था जब आइडियल की बात की जा रही है, तो जब आइडियल की बात की जा रही थी तो वहाँ पर आइडियल के बारे में आपको अच्छे तरीके से बताया जा गया था कि परमेबिलिटी इनफाइनाइट होती है, मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो होता है, एमएमएफ जीरो होता है, और रिलक्टेंस भी हमारा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के केस में परमेबिलिटी का कुछ वैल्यू होगा, वो वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। समझ में आया, बस इनफाइनाइट नहीं होगा। अब जब परमेबिलिटी होगी तो यहाँ पर रिलक्टेंस भी होगा, क्योंकि परमेबिलिटी तो जीरो यहाँ पर है नहीं, वो इनफाइनाइट है नहीं, तो कुछ ना कुछ उसका मान क्या होगा, रिलक्टेंस होगा। तो परमेबिलिटी हाई होती है तो रिलक्टेंस हमारा कम ही होगा, क्योंकि हाई परमेबिलिटी का कोर यूज किया जा रहा है, तो रिलक्टेंस हमारा क्या होगा, कम होगा, और फाइनाइट होगा, मतलब कुछ होगा वैल्यू। ठीक है, तो इस हिसाब से जो मैग्नेट मोटिव फोर्स हुआ करता था, फाई बराबर रिलक्टेंस कम है। जब रिलक्टेंस कम है तो एमएमएफ भी क्या होगा, हमारा कम ही होगा, लेकिन एफ इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। पहले एमएमएफ जीरो होता था आइडियल के केस में, लेकिन प्रैक्टिकल के केस में एमएमएफ जीरो नहीं होगा। तो एमएमएफ की कुछ वैल्यू होगी, समझ में आया, एमएमएफ की कुछ वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि एम एफ बराबर होता है फाई इंटू यस। एक तो फार्मूला ए हो गया, और एक एम एफ का फार्मूला होता है N1 इंटू आई म्यू। तो आपको पता है कि मैग्नेटाइजिंग करंट बहुत कम होगा तो एमएमएफ बहुत कम होगा। अब यहाँ पर रिलक्टेंस बहुत कम है तो एमएमएफ क्या होगा, बहुत कम होगा। दोनों केस में भाई, यहाँ पे परमेबिलिटी हाई है तो रिलक्टेंस हमारा कम होगा, मतलब फाइनाइट होगा। फाइनाइट का मतलब हमारी कुछ वैल्यू होगी, उसका ये मतलब है, पहले की तरह जीरो नहीं होगा, कुछ वैल्यू उसका होगा, लेकिन क्या होगा, कम होगा। तो कम होगा तो एमएमएफ कम होगा। अब यहाँ पे भी देखिए, मैग्नेटाइजिंग करंट कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि इसकी परमेबिलिटी क्या है, हाई है, हाई परमेबिलिटी का कोर है, तो हमें बहुत कम मैग्नेटाइजिंग करंट की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो कम मैग्नेटाइजिंग करंट होगा तो कम एमएमएफ की ज़रूरत हमें पड़ेगी।
तो वही यहाँ पे कह रहा है कि पहले तो एमएमएफ जीरो रिक्वायरमेंट होती थी आइडियल के केस में, जबकि यहाँ पर अब एमएमएफ की जीरो रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ न कुछ एमएमएफ हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स को सेटअप करने के लिए देना पड़ेगा। समझ में आया? तो इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए होता क्या है, ट्रांसफार्मर को बढ़िया तरीके से समझने के लिए आप तो एसी सर्किट आपको पढ़ना पड़ेगा। एसी सर्किट में रेजिस्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड, इंडक्टिव लोड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसमें रियल पावर, रिएक्टिव पावर, अपैरेंट पावर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसका फेजर डायग्राम पढ़ना पड़ेगा। उसका जो आपका इम्पीडेंस ट्रायंगल होता है उसको पढ़ना पड़ेगा। उसमें पावर फैक्टर क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव फैक्टर क्या होता है, समझ में आया? इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होगा। और साथ ही साथ मैग्नेटिज्म चैप्टर को आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना होगा, तभी यहाँ पर चीज़ों को हम आपको समझा पाएंगे। अब जैसे कोई टॉपिक हम समझाते हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछते हैं, कमेंट में पूछते हैं या फिर व्हाट्सअप करते हैं तो बोलते हैं कि सर ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। तो कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें अब यहाँ पर अगर मैं मशीन पढ़ाऊँगा और बेसिक मैं पढ़ाऊँगा कि मशीन पढ़ाऊँगा, तो आप लोग क्या काम करिए ना कि पहले आप ना बेसिक क्लियर करिए, तब उसके बाद इसको पढ़िए, तब ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और जो लोग नए हैं चैनल पे, जो लोग नए आए हैं, वो लोग क्रम से वीडियो को शुरुआत से देखेंगे तब सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मैं देखिए बहुत अच्छे तरीके से डीप में पढ़ा रहा हूँ, आपको जेई लेवल तक पढ़ा रहा हूँ। तो इतना ध्यान में रख के चलिए कि बेसिक चीज़ों को आप क्लियर करके चलिए। अगर बेसिक चीज़ों को क्लियर करके नहीं चलेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा कि सर ये कैसा हुआ, सर वो कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले आप लोग बेसिक चीज़ को पढ़ के आइए। ठीक है, बेसिक चीज़ पढ़िए तब जाकर के वीडियो आपका अच्छे तरीके से देखिए। नहीं तो यहाँ पे फेजर डायग्राम नहीं समझ में आएगा, लीडिंग नहीं समझ में आएगा, लैगिंग नहीं समझ में आएगा, लैगिंग पावर फैक्टर नहीं समझ में आएगा, लीडिंग पावर फैक्टर नहीं समझ में आएगा, इम्पीडेंस क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है, ससेप्टेंस क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, परमेबिलिटी क्या होती है, बहुत सारी ऐसी मतलब डिफिनीशंस हैं जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। उसका फार्मूला क्या होता है। तो इसके लिए आप मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिज्म चैप्टर आप पढ़ कर आइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर पढ़ के आइए, और उसके बाद जो है एसी सर्किट भी आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, तो रिलक्टेंस हमारा एमएमएफ की बहुत कम रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मतलब जीरो रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा उससे क्या होगी, ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, तो अब उसी एमएमएफ के कारण जो है प्राइमरी में एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, सेटअप होता है, और अल्टरनेटिंग फ्लक्स जाकर सेकेंडरी को लिंक करता है, तो सेकेंडरी में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो जब ट्रांसफार्मर पे नो लोड होता है तो ट्रांसफार्मर की परमेबिलिटी हाई होने से ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में एक स्मॉल करंट क्या करती है, फ्लो करती है। भाई नो लोड, जब लोड नहीं दिया जा रहा है तो एक तो वैसे भी करंट कम होगी, और दूसरी क्या है, परमेबिलिटी कोर की बहुत हाई होती है, तो बहुत कम मैग्नेटाइजिंग करंट की हमें क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आया? तो इसीलिए स्मॉल मैग्नेटाइजिंग करंट क्या करती है, इसमें फ्लो करती है। इसी करंट से प्राइमरी में एक एमएमएफ डेवलप होगा। भाई एमएमएफ देखिए यहाँ पे क्या होगा, एमएमएफ N1 इंटू I0 क्या होगा, हमारा डेवलप होगा। तो भाई I0 क्या है, I0 हमारा नो लोड करंट है। यहाँ पर देखिए I0 हमारा क्या है, नो लोड करंट है, क्योंकि यहाँ पर नो लोड है। नो लोड की कंडीशन में प्राइमरी में जो करंट फ्लो करेगी वो हमारा क्या होगा, नो लोड करंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, I0 क्या होगा, हमारा डेवलप होगा। I0 के देखिए दो कंपोनेंट होंगे, यहाँ पर हम I म्यू लिखेंगे। I म्यू हमारा क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ठीक है, I0 के बारे में बाद में डिस्कस करूँगा। वो I0 भी इसी प्राइमरी में ही क्या करता है, फ्लो करता है, लेकिन कब फ्लो करता है उस चीज़ के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो एक एमएमएफ N1 इंटू I म्यू क्या होता है, डेवलप होता है। तो I म्यू क्या होता है, जनरेट होता है, और यह एमएमएफ कोर के अंदर एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इस्टेब्लिश करता है। मतलब ये जो हमारा एमएमएफ होता है, ये स्मॉल करंट के कारण जो प्राइमरी में N1 इंटू I म्यू एक एमएमएफ डेवलप हुआ। अब जब एमएमएफ डेवलप हुआ है तो उस कंडीशन में वो एक मैग्नेटिक कोर में जो है एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स क्या करेगा, सेटअप करेगा। अल्टरनेटिंग फ्लक्स ही क्यों सेटअप कर रहा है, क्योंकि अल्टरनेटिंग सप्लाई दी गई है ना। अल्टरनेटिंग सप्लाई का मतलब हम क्या देंगे, एसी सप्लाई देंगे। हमने आपको पहले ही बताया कि ट्रांसफार्मर एसी पर वर्क करेगा, डीसी पर वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स हमारा क्या होगा, इस्टेब्लिश होगा। किसमें, कोर में। इस कोर में जो है एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स हमारा क्या होगा, इस्टेब्लिश होगा।
इस कोर में एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स स्टेब्लिश होगा। अब फ्लक्स की दिशा क्या होती है, ये चीज़ तो हमने आपको अच्छे तरीके से बताया है कि अगर करंट की दिशा हमें पता है तो फ्लक्स की दिशा हम इसमें निकाल सकते हैं, कहाँ पर नॉर्थ बनेगा, कहाँ पर साउथ बनेगा। इस नियम के अनुसार, समझ में आया, इस नियम के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, इसमें दिशा को जान सकते हैं, जो कि आपको पहले ही बता दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर है, इस करंट को मैग्नेटाइजिंग करंट भी कहते हैं। देखिए अब ये क्या है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या किया, कोर में सेटअप किया, कोर में इस्टेब्लिश किया। यही कारण है कि इस करंट को हम किस करंट के नाम से जानते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। ये एक एक पॉइंट को आपको नज़र में रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से ट्रांसफार्मर का थोड़ा जटिल टॉपिक चालू हो रहा है, तो इसलिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो इसे क्या करते हैं, इस करंट को मैग्नेटाइजिंग करंट के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट, क्योंकि यह कोर में एक मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, सेटअप कर रहा है। क्योंकि यह कोर के अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है, सेटअप कर रहा है। इस अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से कोर के अंदर पावर लॉस होता है। अब देखिए, जो हमारा आयरन मटेरियल होता है, तो आयरन के अंदर जब मैग्नेटिज्म डेवलप होता है तो उसमें कोर लॉस होता है। उस अल्टरनेटिंग फ्लक्स की वजह से जो है कोर लॉस होता है। तो उस कोर लॉस में कौन कौन सा कोर लॉस है, एक ईडी करंट लॉस है और एक क्या है, हिस्टेरेसिस लॉस है। जब लॉसेस पढ़ाएंगे तो ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। लेकिन ये ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस ये केवल किसके कारण हो रहा है, ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स के कारण ही हो रहा है। समझ में आया। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि इस अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से कोर के अंदर पावर लॉस होता है और इसे कोर लॉस कहते हैं। कोर के अंदर क्या होता है, पावर लॉस होता है। भाई जाहिर सी बात है, कोर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो वो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या काम करता है, कोर के अंदर दो लॉसेस डेवलप करता है, दो लॉसेस क्रिएट करता है, जिसे ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस के नाम से जानते हैं। इस लॉस को हम कोर लॉस के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो कोर में हो रहा है तो इसलिए इसे कोर लॉस बोलेंगे। इसे आयरन लॉस के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये आयरन मटेरियल का होता है, इसलिए आयरन लॉस के नाम से जानते हैं। या फिर हम मैग्नेटिक लॉस कहते हैं। मैग्नेटिक लॉस इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार का क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है, इसलिए हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लॉस कहते हैं। ठीक है, या फिर कांस्टेंट लॉस के नाम से भी हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं। अब इसे कांस्टेंट लॉस क्यों कहते हैं, कांस्टेंट लॉस इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी भी लोड पर डिपेंड नहीं करता। आउटपुट में लोड को हम चाहे जितना वेरी करें, इस लॉस में कभी चेंजिंग नहीं आती है। समझ में आया। तो इसी वजह से इसे कांस्टेंट लॉस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अभी तो हमने फिलहाल इसका नाम बताया है, लेकिन इसके बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए, इसके फार्मूले को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए ट्रांसफार्मर में जब लॉसेस आपको पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर आपको इसे अच्छे तरीके से क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ तो आपको पता चल गया कि जो अल्टरनेटिंग हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कोर के अंदर जो है दो लॉसेस डेवलप करता है, जिसे आप क्या करते हैं, ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, कोई भी पावर लॉस, देखिए कोई भी पावर लॉस होता है, चाहे चाहे तार में पावर लॉस हो रहा है I²R, और चाहे कोर में पावर लॉस हो रहा है ईडी करंट लॉस या हिस्टेरेसिस लॉस। कोई भी पावर लॉस होता है या फिर एनर्जी लॉस होता है, और रियल पावर को क्या करता है, कंटेन करता है। जितने भी पावर लॉस आते हैं सब रियल पावर के अंतर्गत होते हैं। समझ में आया। पावर लॉस मतलब वो रियल पावर की बात कर रहा है। जहाँ पर पावर लॉस, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर लॉस की बात हो रही है, वहाँ पर रियल पावर की बात की जा रही है। समझ में आया। तो रियल पावर क्या करती है, कंटेन करती है। कोई भी पावर लॉस, इलेक्ट्रिकल पावर लॉस, कोई भी पावर लॉस, चाहे ईडी करंट लॉस, चाहे हिस्टेरेसिस लॉस हो, और चाहे आपका I²R लॉस हो, वो सभी पावर लॉस या एनर्जी लॉस रियल पावर को क्या करती हैं, कंटेन करती हैं। समझ में आया। रियल पावर वह पावर होता है जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जा सके। रियल पावर एक ऐसा पावर होता है जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे यहीं पर कोर में देख लीजिए, कोर में अब ये जो ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस हो रहा है ना, ये हीट के फॉर्म में क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। ये किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक एनर्जी दूसरे एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, रियल पावर के अंतर्गत आएगा। समझ में आया। अब एक दूसरा क्या है, जैसे I²R लॉस होता है, तो वो भी एक इलेक्ट्रिकल पावर है, तो वो I²R लॉस होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल के नियम के अनुसार। समझ में आया।
तो इस वजह से जो है यहाँ पर जो रियल पावर होता है वह पावर जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो सकता है, कन्वर्ट किया जा सके। अब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म का मतलब जैसे इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में भी क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। तो वहाँ पर वो भी क्या है, हमारा रियल पावर है। जैसे होता है ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो वो भी हमारा क्या है, एक रियल पावर है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी क्या हो गई, रियल पावर हो गई। वो कन्वर्ट किस में हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में। तो वहाँ पर भी रियल पावर की ही बात हो रही है, समझ में आया। अब जैसे यहाँ पर एक बल्ब है, तो बल्ब क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल पावर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिकल पावर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, लाइट पावर में कन्वर्ट हो जा रहा है, समझ में आया। तो एनर्जी क्या हो जा रही है, कन्वर्ट हो जा रही है। देखिए मैं पावर की बात कर रहा हूँ, कन्वर्जन किसका है, एनर्जी का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल मतलब जो इलेक्ट्रिकल के इनपुट में जो हमारा पावर था वो कौन सा पावर था, रियल पावर था। रियल पावर ही हमारा किस में कन्वर्ट हुआ, लाइट पावर में हमारा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये हमारा रियल पावर होगा। जितने भी जहाँ पे कन्वर्जन की बात आएगी, जैसे इलेक्ट्रिकल पावर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो वहाँ पे भी रियल पावर की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। एक होता है रिएक्टिव पावर, एक होता है क्या, रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर एक स्टोर्ड एनर्जी होती है। रिएक्टिव पावर किस में डेवलप होता है, जैसे कभी कॉइल हो गए, इंडक्टर, इंडक्टर आप पढ़े होंगे, इंडक्टर का ये सिंबल होता है, ठीक है। जहाँ पर अगर कॉइल होती है तो वहाँ पर रिएक्टिव पावर क्या होता है, डेवलप होता है। तो इस तरीके की जहाँ पर कॉइल होगी, जैसे यहाँ पर कॉइल लपेटी होती है, तो यहाँ पर रिएक्टिव पावर हमारा क्या होगा, डेवलप होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर स्टोर्ड एनर्जी होती है। ये एनर्जी मतलब स्टोर करता है, कौन स्टोर करता है, जैसे कैपेसिटर हो गया और इंडक्टर हो गया। इंडक्टर मतलब इसमें जो आपका क्या किया गया है, लपेटा गया है। तो ये कि कॉइल के फॉर्म में हो गया, और एक कॉइल को ही क्या बोला जाता है, इंडक्टर के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, ठीक है। उसका एक सिंबल होता है जिसमें 2-3 टर्न करके ऐसे बनाया जाता है। ये हमारा इंडक्टर का क्या हो गया, सिंबल हो गया। ऊपर एल लिखा होता है। तो ये चीज़, तो ये तो अलग चीज़ था। अगर पावर की बात करें तो ये एसी में ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है कि रियल पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है, और अपेरेंट पावर क्या होता है। इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। जब आगे पावर सिस्टम भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारे पावर्स आते हैं। अगर रियल पावर की बात करें, P बराबर VI cos फाई होता है। और रिएक्टिव पावर की बात करें, रिएक्टिव पावर को Q से डिनोट करते हैं, Q बराबर VI sin फाई होता है, समझ में आया। और हमारा अपेरेंट पावर होता है, जो अपेरेंट पावर होता है उसे यस से रिप्रेजेंट करते हैं, V इंटू आई होता है। एसी के केस की मैं बात कर रहा हूँ। डीसी में कोई भी रिएक्टिव पावर नहीं होता है। डीसी में किसी प्रकार का कोई भी रिएक्टिव पावर नहीं होता है। डीसी में ये वाला पावर क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि वहाँ पर फेज एंगल का मान जीरो होता है। तो यहाँ पर डीसी के केस में जो है ये वाला पावर क्या होता है, जीरो। ये तीनों पावर एसी में होते हैं, ये तीनों पावर एसी में होते हैं। डीसी में जो है रिएक्टिव पावर हमारा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर फेज डिफरेंस होता ही नहीं है। फेज डिफरेंस हमेशा जीरो होगा। यहाँ पर देखिए जो हमारा कास फाई है, कास फाई को हम पावर फैक्टर कहते हैं, और साइन फाई को क्या कहते हैं, रिएक्टिव फैक्टर कहते हैं। तो ये जो सारे टॉपिक हैं, एक बार जा करके आप एसी सर्किट में आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। मैंने तो इतना बता दिया, काफ़ी है। तो अब यहाँ पे क्या है, अब ये चीज़ आपको पता चल गया कि भाई कोर में एक मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होता है, जिसकी वजह से उसमें लॉसेस होते हैं, जिसे ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर फेजर डायग्राम को देखेंगे। ये हमारा क्या है, फेजर डायग्राम। फेजर, इसे वेक्टर डायग्राम नहीं बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे, फेजर डायग्राम बोलेंगे, ठीक है। एकदम वेक्टर के जैसा ही होता है। देखिए जहाँ पर फेजर की बात आती है ना, तो जो फेजर क्वांटिटी होती है, जैसे हमारा ई हो गया, वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, तो इसके ऊपर क्या दर्शाया जाता है, इसके ऊपर बार लिखा जाता है। तो ये इसे फेजर क्वांटिटी के नाम से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। हालांकि हमने बहुत कम जगह जो है बार वगैरह लगाया है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हमें कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्या करना है, समझना है। तो ये क्या होती है, हमारी फेजर क्वांटिटी। हम कोई भी अगर एसी की क्वांटिटी लिख रहे हैं, चाहे करंट हो, चाहे वोल्टेज हो, चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स हो, वहाँ पर हम लिखेंगे ना तो उसके ऊपर बार लगाएंगे। वो फेजर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारी क्या है, फेजर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फेजर डायग्राम है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए,
भाई हमको तो पता है कि प्राइमरी में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है E1, ये हमारा क्या है V1 है, और यहाँ पर हमारा क्या है E2 है। लेंज के नियम के अनुसार ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो भाई V1 हमारा ऊपर होगा तो E1 हमारा क्या होगा, नीचे होगा। दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। E1 और E2 दोनों सेम फेज में होते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है V1 के कारण ही उत्पन्न हुए हैं। भाई V1 अगर ना देते तो क्या E1 और E2 उत्पन्न होता। तो लेंज के नियम के अनुसार जो है जिसके कारण E1 और E2 उत्पन्न हुआ है उसी का वो क्या करेगा, विरोध करेगा, क्योंकि V1 के कारण E1 और E2 क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्राइमरी में जो करंट फ्लो हुई है, जो नो लोड करंट है, जो कौन सी करंट है, नो लोड करंट है। ये हमारा नो लोड की कंडीशन में जो करंट फ्लूई है उसे नो लोड करंट के नाम से जानते हैं, जिसे I0 के नाम से भी जानते हैं, जिसे I0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारी I0 करंट है ये वोल्टेज से कितना डिग्री लैग करेगा, लगभग 75 से 80 डिग्री। फाई जीरो का मान यहाँ पे कितना होगा, फाई जीरो बराबर 75 डिग्री टू 80 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री टू 80 डिग्री। तो 75 डिग्री टू 80 डिग्री तक ये क्या करेगा, लैग करेगा। समझ में आया। अगर हमारा ये जो हमारी प्राइमरी कॉइल है ये हमारी क्या होती है, आइडियल होती, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये 90 डिग्री लैगिंग पोजीशन पर होता, लेकिन आइडियल नहीं है, लेकिन हाईली इंडक्टिव है। हाईली इंडक्टिव क्यों है, हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कोई भी वाइंडिंग होती है वो हाईली क्या होती है, इंडक्टिव होती है। क्यों हाईली इंडक्टिव होती है, क्योंकि हम आप फार्मूला पढ़े हैं कि यल बराबर होता है n स्क्वायर म्यू जीरो इंटू म्यू आर, समझ में आया, इंटू ए बाई क्या होता है यल। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आपको जा करके इसे पढ़ना पड़ेगा। एक तो टर्न ज़्यादा होता है, टर्न ज़्यादा होने से इंडक्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा, कोर की परमेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, तो जब कोर की परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी तो इंडक्टेंस हमारा बहुत ही ज़्यादा होगा। इसीलिए हाईली क्या होता है, इंडक्टिव होता है। जब कोई भी कॉइल हाईली इंडक्टिव होगी तो उसमें जो करंट फ्लो करेगा वो वोल्टेज से लगभग 90 डिग्री के आसपास क्या करेगा, लैग करेगा। अगर आइडियल होता तो वो 90 डिग्री लैग करता, लेकिन आइडियल नहीं है, तो लगभग ये माना गया है कि 75 से, ये मतलब प्रैक्टिकली ये माना गया है कि 75 से 80 डिग्री के आसपास I0 करंट क्या करती है, लैगिंग पोजीशन पर होती है। समझ में आया। तो ये हमारी क्या होती है, हाईली इंडक्टिव होती है। क्या होती है, हाईली इंडक्टिव होती है। यहाँ से पता चल गया क्यों, क्योंकि कोर की परमेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, इस वजह से हाईली इंडक्टिव है। दूसरा, टर्न भी ज़्यादा होते हैं, इस वजह से हमारा इंडक्टेंस क्या है, हाई है। तो इंडक्टेंस हाई है तो हम उसे हाईली इंडक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाईली इंडक्टिव बोलेंगे। तो इस चीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए, अब ये जो 90 डिग्री क्या हो गया, लैगिंग पोजीशन पर हो गया, लगभग 90 डिग्री मतलब 75 से 80। तो इतना जब लैगिंग पोजीशन पर हो गया तो यहाँ पे अब ये बताइए कि इसके कितने कंपोनेंट हुए। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 50 डिग्री पर है। अब ये जो एंगल है इसके बीच में ये जो हमारा एंगल है इसी को 50 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस 50 का मान 75 से 80 डिग्री है। तो इसके I0 के कितने कंपोनेंट हुए, 2 कंपोनेंट हुए। एक आई म्यू बराबर क्या हो जाएगा, I0 आपका साइन 50 क्या हो गया, साइन 50 हो गया। और IW बराबर क्या हो जाएगा, आपको तो पता है IW बराबर हो जाएगा I0 cos 50। भाई 2 कंपोनेंट होंगे, एक साइन 50 कंपोनेंट होगा और एक क्या होगा, cos 50 कंपोनेंट होगा। तो एक I0 cos 5 कंपोनेंट होगा और एक I0 साइन 5 कंपोनेंट होगा। तो इसके 2 कंपोनेंट हो गए। तो ये वाला देखिए, I कंपोनेंट फ्लक्स की क्या है, सेम फेज में है, और इस वोल्टेज से कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। समझ में आया। अब देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख दिया हूँ, आप लोग इसे समझ लीजिएगा। तो इसको मैं क्या यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जटिलताएं हो जाएंगी तो समझाने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आई म्यू देखिए, IW हमारा इस वोल्टेज के फेज में है, भाई वोल्टेज के सेम फेज में है ना, वोल्टेज के ही लाइन में है। जबकि ये आई म्यू करंट वोल्टेज से 90 डिग्री क्या है, लैगिंग पोजीशन पर है। तो I0 के 2 कंपोनेंट हैं, एक IW है और एक क्या है, आई म्यू है। समझ में आया। आई म्यू करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैगिंग पोजीशन पर है, और जो IW करंट है वो वोल्टेज के क्या है, सेम फेज में है।
समझ में आया? वोल्टेज के क्या है, सेम फेज में है। तो अब यहाँ पे इससे होता क्या है, देखिए अब आई म्यू करंट किसके फेज में है, फ्लक्स के फेज में है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि ये करंट मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप करने में, मतलब ये इस करंट का जो प्रयोग होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप करने में होता है। समझ में आया? ये जो करंट यूज किया जाता है, इस करंट के कारण एक रिएक्टिव पावर डेवलप होता है और उसी रिएक्टिव पावर की वजह से जो है कोर के अंदर एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा क्या होता है, सेटअप होता है। अब देखिए आई म्यू बराबर आई जीरो और क्या है, साइन फाई जीरो। अब यहाँ से तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो आई म्यू करंट है किस वेव के रूप में चल रही है, किस वेव के रूप में चल रही है, साइन के रूप में चल रही है, साइन वेव के रूप में चल रही है। तो जाहिर सी बात है साइन वेव क्या है, साइन वेव तो हमारा अल्टरनेटिंग है ना, साइन वेव हमारा यही है। तो साइन वेव हमारा क्या है, अल्टरनेटिंग है। तो जाहिर सी बात है जब करंट इस नेचर का है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा वो भी क्या होगा, अल्टरनेटिंग फ्लक्स होगा। समझ में आया? तो यहाँ इससे क्या हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है। तो अब आई जीरो के कितने कंपोनेंट हुए, 2 कंपोनेंट हुए। अब धीरे धीरे समझते हैं। आई डब्ल्यू को किस नाम से जानते हैं, आई डब्ल्यू को पहले नाम जान लीजिए। इसे वर्किंग कंपोनेंट भी कहते हैं, इसे वाटफुल कंपोनेंट भी कहते हैं, इसे कोर लॉस कंपोनेंट भी कहते हैं और एक्टिव कंपोनेंट भी कहते हैं। समझ में आया? इसे देखिए कोर लॉस कंपोनेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि यही करंट जो है रिस्पॉन्सिबल होती है कोर के अंदर जो लॉस हो रहा है, जो कोर के अंदर लॉस हो रहा है, ईडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस, वो किस करंट की वजह से हो रहा है, इस आई डब्ल्यू की वजह से हो रहा है। समझ में आया? वो इस आई डब्ल्यू की वजह से लॉस हो रहा है। तो अब यहाँ पे इसी को क्या बोलते हैं, वर्किंग कंपोनेंट के नाम से भी जानते हैं, इसी को वाटफुल कंपोनेंट के नाम से भी जानते हैं। वाट मतलब देखिए क्योंकि इसी करंट के कारण पावर लॉस होता है, तो पावर जो हमारा रियल पावर होता है इसी करंट के कारण रियल पावर होती है, इसी करंट के कारण ही हमारा क्या होती है, रियल पावर होती है। तो इसी वजह से वर्किंग कंपोनेंट बोला जा रहा है। और वाटफुल कंपोनेंट, कोर लॉस कंपोनेंट नो लोड की कंडीशन में, और एक्टिव कंपोनेंट के नाम से भी हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं। आगे इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से बताया जाएगा, पहले नाम जान लीजिए। आई म्यू को क्या बोलते हैं, आई म्यू को मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। और इसे वाटलेस कंपोनेंट के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। इसे मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट इसे किस लिए कहते हैं, क्योंकि ये कोर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करता है, सेटअप करने का काम करता है। मतलब ये एक रिएक्टिव पावर डेवलप करता है और उस पावर की वजह से, रिएक्टिव पावर क्या है, एक इलेक्ट्रिकल पावर है। समझ में आया? रिएक्टिव पावर क्या है, एक इलेक्ट्रिकल पावर है और उसी पावर की वजह से जो है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, सेटअप होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर ही जिम्मेदार होता है और रिएक्टिव पावर को बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, मैग्नेटाइजिंग करंट की होती है। समझ में आया? और जो कोर के अंदर लॉस हो रहा है उस लॉस को डेवलप करने का काम किसका है, आई डब्ल्यू का है। समझ में आया? उस लॉस को डेवलप करने का काम किसका है, आई डब्ल्यू का है। इसीलिए इसको वर्किंग कंपोनेंट, वाटफुल कंपोनेंट, कोर लॉस कंपोनेंट और एक्टिव कंपोनेंट के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब नाम क्यों ऐसे जाना जाता है। देखिए एक होता है हमारा रियल पावर, आपको हमने बताया है ना कि जो रियल पावर होता है P बराबर वी आई, उसमें कास फाई होगा, रियल पावर में कास फाई होगा और रिएक्टिव पावर में वी आई और क्या होगा, साइन फाई होगा। इसमें क्या होगा, देखिए ये रिएक्टिव पावर है और ये क्या है, हमारा रियल पावर है। तो यहाँ पर P म्यू के कारण, मैं पहले सबसे पहले किसके कारण देखता हूँ, म्यू के कारण। इस म्यू की वजह से जो है, देखिए P रियल पावर की मैं बात कर रहा हूँ, म्यू की वजह से इस आई म्यू मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट की वजह से रियल पावर की वैल्यू कितना होती है, मैं इसके बारे में देखूंगा। तो यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग करंट है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट तो रियल पावर आपको जानते हैं वी आई कास फाई होगा, तो वी और आई म्यू क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट है। अब आई म्यू यहाँ से कितने डिग्री पर है बताइए, यहाँ से 90 डिग्री पर है, तो यहाँ से 90 डिग्री पर है तो कास 90 होगा, तो कास 90 का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि इस मैग्नेटाइजिंग करंट की वजह से कोई भी रियल पावर नहीं होता है। मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट जो है कोई भी रियल पावर कंटेन नहीं करता है। समझ में आया? जो हमारी मैग्नेटाइजिंग करंट होती है वो कोई भी रियल पावर कंटेन नहीं करती है, यहाँ से स्पष्ट होता है। ठीक है, अब देखते हैं रिएक्टिव पावर कंटेन करता है कि नहीं। अब आपको पता है कि रिएक्टिव पावर वी आई साइन फाई होता है, तो
क्यू यू म्यू, यहाँ पर म्यू होगा वी आई म्यू, और यहाँ पर एंगल का मान कितना है 90 डिग्री है। किसके कारण? इस आई म्यू के कारण। तो यहाँ पर देखिए रिएक्टिव पावर कंटेन हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटाइजिंग करंट कोई भी रियल पावर कंटेन नहीं करती है, जबकि वो रिएक्टिव पावर कंटेन करती है, और उस रिएक्टिव पावर के कारण कोर में एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होता है। समझ में आया? तो यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए ये हमारा क्या है रिएक्टिव कंपोनेंट। तो यहाँ पर जो हमारा साइन फाई होता है, साइन फाई को ही रिएक्टिव कंपोनेंट के नाम से हम क्या करते हैं जानते हैं। यहाँ पर देखिए साइन फाई है ना, तो साइन फाई को रिएक्टिव फैक्टर के नाम से जानते हैं। इसी वजह से इस करंट को हम रिएक्टिव कंपोनेंट के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं। दूसरा क्या है वाटलेस कंपोनेंट। वाटलेस कंपोनेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस करंट की वजह से कोई भी रिएक्टिव पावर कंटेन ही नहीं हो रही है, कोई भी इलेक्ट्रिकल पावर लॉस हो ही नहीं रहा है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर इसे हम क्या बोलते हैं वाटलेस कंपोनेंट बोलते हैं। मतलब इसकी वजह से कोई भी रियल पावर लॉस नहीं होता है। भाई रियल पावर का ही यूनिट क्या होता है? रियल पावर का यूनिट वाट होता है, किलोवाट होता है, जबकि रिएक्टिव पावर का यूनिट kVAR होता है, VAR या फिर kVAR होता है। समझ में आया? इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये चीज़, इसीलिए इस चीज़ को देखिए, इस नाम को समझाने के लिए हमें इस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो कि फाई जीरो क्या है, फाई जीरो नो लोड पावर फैक्टर एंगल है, नो लोड पावर फैक्टर एंगल है। देखिए जो हमारा पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर हमारा क्या होता है, ये हमारा कास फाई, कास फाई को हम पावर फैक्टर बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। तो ये जो हमारा फाई है, फाई को हम पावर फैक्टर एंगल बोलते हैं, और ये पावर फैक्टर एंगल करंट और वोल्टेज के बीच होता है। समझ में आया? तो ये हमारा वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, तो ये हमारा फाई जीरो क्या हो गया, पावर फैक्टर एंगल हो गया। तो नो लोड की कंडीशन में पावर फैक्टर एंगल का मान कितना होता है 75 to 80 होता है। कितना होता है 75 to 80 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग को क्या करना है, ध्यान में रखना है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात मैं समझाता हूँ कि ये जो हमारा IW करंट है, ये कौन कौन से पावर को क्या करता है, कंटेन करता है। समझ में आया? इसको हमें क्या करना है, देख अब रियल पावर के केस में देख लेते हैं। तो रियल पावर की अगर मैं बात करूँ, देखिए अब जो यहाँ पर हमारा VIW और क्या है कास जीरो है, यहाँ पर क्या है हमारा कास जीरो है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच जो हमारा फेज एंगल है क्या है, जीरो है। भाई करंट और वोल्टेज के बीच जो हमारा एंगल है, दोनों तो सेम लाइन में है ना, तो उनके बीच का एंगल कितना है, जीरो। वही हमारा क्या होगा, ये वाला एंगल होगा। तो ये तो जीरो हो गया, तो कास जीरो का मान इंटू क्या हो गया 1। तो हमारा पावर कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। मतलब क्या है कि IW जो है रियल पावर को कंटेन कर रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई पावर लॉस हो रहा है, पावर लॉस कन्वर्ट हो रहा है। मतलब अब ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस, जो ये तो इलेक्ट्रिकल पावर है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, हिस्टेरेसिस लॉस में कन्वर्ट, उसमें हीट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आया? मतलब वो इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रिकल पावर किस में कन्वर्ट हो रहा है, ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस के रूप में किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या है, QW की बात करें तो इस करंट के कारण जो है, इस IW कंपोनेंट के कारण जो है, यहाँ पर अगर देखा जाए रिएक्टिव पावर कितना है, तो रिएक्टिव पावर देखिए यहाँ इन दोनों के बीच एंगल का मान कितना होता है, जीरो। तो जीरो एंगल हो गया, तो बताइए रिएक्टिव पावर क्या हो गया, जीरो। मतलब ये वाली करंट जो है रियल पावर को कंटेन करती है, बट रिएक्टिव पावर को कंटेन नहीं करती है। इसकी वजह से जो हमारा रिएक्टिव पावर होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। समझ में आया? तो यहाँ पर रियल पावर को कंटेन करती है, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, वाटफुल कंपोनेंट। क्योंकि ये रियल पावर को क्या, ये IW रियल पावर को कंटेन कर रहा है, इसलिए इसे वाटफुल कंपोनेंट बोला जाता है। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है जो कोर में लॉस होता है, इसलिए कोर लॉस कंपोनेंट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये एक्टिव कंपोनेंट है, इसी को क्या बोलते हैं, एक्टिव कंपोनेंट, वाटफुल कंपोनेंट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, वाटफुल कंपोनेंट, और इसी को एक्टिव कंपोनेंट के नाम से भी जानते हैं, और इसी को वर्किंग कंपोनेंट के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पर कुछ टॉपिक लिखे गए हैं। जो करंट वोल्टेज के फेज में है वह केवल रियल पावर कंटेन करती है। मतलब ये वाली करंट वोल्टेज के फेज में है तो वह केवल क्या करेगी, रियल पावर कंटेन करती है, जबकि IW के कारण रिएक्टिव पावर क्या होता है, जीरो होता है। समझ में आया? वह केवल रियल पावर को क्या करती है, कंटेन करती है, जबकि
IW के कारण जो है रिएक्टिव पावर हमारा क्या होता है, 0 होता है। ये केवल किसकी बात कर रहा है, IW के कारण, समझ में, IW की बात कर रहा है। ट्रांसफार्मर में दिया गया इनपुट सोर्स के द्वारा, ट्रांसफार्मर में दिए गए इनपुट सोर्स के द्वारा प्राइमरी में 2 करंट क्या होती है, सप्लाई होती है। मतलब ट्रांसफार्मर के इनपुट में जो सप्लाई दी जा रही है उस सप्लाई के द्वारा प्राइमरी में 2 करंट क्या होती है, जनरेट होती है। प्राइमरी में 2 करंट जनरेट होती है। एक कौन सी करंट है, एक हमारा IW है और एक हमारा क्या है, Imu है। और इन दोनों का फेजर सम कौन है, I0 है। इन दोनों का फेजर सम कौन है, I0 है। समझ में आया। तो ट्रांसफार्मर में दिया गया इनपुट सोर्स के द्वारा प्राइमरी में करंट सप्लाई हो, प्राइमरी में 2 करंट क्या होती है, सप्लाई होती है। पहली करंट कोर लॉस के लिए रिस्पांसिबल होती है जिसे IW से रिप्रेजेंट करते हैं, तथा दूसरी करंट जो है फ्लक्स इस्टेब्लिश करने के लिए रिस्पांसिबल होती है जिसे Imu से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे क्या करना है, अच्छे तरीके से नोट करना है। IW को I0 cos phi 0 कंपोनेंट से बोलते हैं और Imu को I0 sin phi 0 कंपोनेंट से बोलते हैं। समझ में आया। तो इतनी सारी चीज़ों को आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ों को बताना क्या है, बाकी है। तो सबसे पहले आप लोग इतना आप पढ़िए, जितना हम बताए हैं इतना आप पढ़िए। उसके बाद इसके आगे का टॉपिक जो है मैं अगले लेक्चर में आपको क्या कर दूंगा, कंप्लीट करूंगा। अभी नो लोड की कंडीशन पूर्ण नहीं हुआ है, समझ में आया। अभी तो केवल आपको इतना समझना है। और जो सारी बातें हम बताए हैं, अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ लिखने लायक है तो आप वो लिख सकते हैं आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो आप कंपटीशन की जब तैयारी करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। बहुत सारे कंटेंट दूंगा। आपको अलग से कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि होता है कि ना, अलग से लोग JEE की कोचिंग पढ़ते हैं, इसकी कोचिंग पढ़ते हैं, उसकी कोचिंग पढ़ते हैं, तो उसके लिए 20,000 25,000 रुपया देते हैं जाके बड़ी बड़ी कोचिंगों में। तो वहाँ पर आपको बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो ऐसे ही सारी चीज़ों को मैं पढ़ाता चला जाऊंगा। चीज़ें तो कभी ख़त्म होने वाली हैं नहीं, ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए। जहाँ जहाँ पे पॉलीटेक्निक कॉलेज है वहाँ पर जो है बच्चों को पहुँचाने का काम कीजिए। आपके दोस्त वगैरह होंगे उनके पास शेयर कीजिए, उनको बताइए। तो इससे क्या होगा ना, आप लोगों के लिए सुविधा होगा। सारी चीज़ें आपके मतलब चैनल पे पढ़ाई जाएंगी और क्वेश्चंस भी आपको बता दिए जाएंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। बस आप लोग केवल इतना मदद कीजिए कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। आज का क्लास यहीं तक।